नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या फिर इस चैप्टर को हम बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके प्रमुख अंग। सो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। उस वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के बारे में बात किया था, लेकिन डिटेल में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग है उसके बारे में विस्तार पूर्वक तरीके से बताने वाला हूं। इसके अलावा उस वीडियो में मैंने आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी एजेंसियां हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन उसके ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। सो आप लोग अगले वीडियो का भी इंतजार जरूर करें, एक आध दो दिन में वीडियो आ जाएगी। दोस्तों, अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम महासभा की बात करने वाले। वैसे तो 6 अंग है, सबसे पहले हम महासभा की बात करेंगे। देखिए, महासभा या इसको हम आम सभा भी बोलते हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, इसको किस लिए बनाया गया था, तो शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार के लिए संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उस पर विचार विमर्श ये महासभा करती है। महासभा के अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो कुल मिला के 193 देश है, मतलब जितने भी यूएनए में जितने भी सदस्य शामिल है वो सब महासभा के क्या है, सदस्य है। और सभी फैसले जो भी यहाँ पे फैसले होते हैं ना महासभा में, उसमें सभी देशों को एक वोट दिया गया है और सभी देशों के वोट का एक समान एक तरीके से मान्यता मिली हुई है, मतलब एक तरीके से समान महत्व है सभी देशों के वोट का। चाहे वो कोई देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका जैसा देश है या ब्रिटेन फ्रांस जैसा देश है, या फिर चाहे वो बहुत ही कमज़ोर देश है, सभी देशों का जो वोट है वो एक समान यहाँ पे माना जाता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार जरूर होती है। इसके अलावा जब जरूरत पड़े ना तो वर्ष में 2 बार या फिर जब जरूरत पड़े उसके हिसाब से इसकी बैठकें बुलाई जा सकती है, लेकिन वर्ष में एक बैठक होना कंपलसरी है। तो ये महासभा की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण अंग की, जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। वास्तव में ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका यूएनओ, इसको चलाने का जो काम है वो सुरक्षा परिषद ही करती है। इसी में 5 डॉन है, एक तरीके से डॉन, जिसके माध्यम से यूएनओ को चलाया जाता है। देखिए, सुरक्षा परिषद के वैसे तो 15 टोटल सदस्य होते हैं। इसके अगर हम 15 सदस्य देशों की बात करें तो 15 में से 5 तो स्थायी रहेंगे, यानी कि परमानेंट रहते हैं। इसके अलावा 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि वो 2 वर्ष में उनको हटा दिया जाता है। हर 2 वर्ष में फिर नए 10 सदस्य उसके जुड़ जाते हैं, इसलिए ये क्या है, अस्थायी सदस्य हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम स्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना और यूएसए शामिल है। ठीक है, तो ये 5 देशों को वीटो पावर भी मिला हुआ है। वीटो पावर का मतलब क्या है, अभी हमें वीटो पावर को समझना होगा। वीटो पावर के अंतर्गत क्या है कि 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है, और ये 5 देश इतने ज़्यादा पावरफुल है, इनको वीटो पावर मिला हुआ है, और ये क्या कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी फैसलों को बदल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 देश बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मान लो कि 5 में से कोई भी एक देश भी मना कर देता है, कोई मुद्दे को, कोई फैसले को मना कर देता है ना, तो समझ लो वो मना माना जाएगा, मतलब उस पर सहमति नहीं हुई एक तरीके से। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, भारत को 4 देशों ने क्या किया, सपोर्ट कर दिया कि भाई उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य का जो सदस्यता है वो मिल जानी चाहिए। 4 देशों ने क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, जिसमें ब्रिटेन हो गया आपका, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया और यूएसए हो गया। लेकिन चाइना ने मना कर दिया, तो क्या है कि भारत को स्थायी सदस्य की सदस्यता नहीं मिलेगी। यही तो वीटो पावर है कि किसी एक देश ने, 5 में से किसी एक देश ने भी क्या कर दिया, किसी फैसले को मानने से मना कर दिया ना, तो फैसला नहीं माना जाएगा, उस टॉपिक को वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो ये है वीटो पावर। तो वास्तव में कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सबसे ज्यादा जो इसके पावरफुल अंग है वो सुरक्षा परिषद है, और सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य है वो सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। ये तीसरा अंग है। वैसे अंग आप क्रमवाइज नहीं भी बताएंगे, आप आगे पीछे भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। तो हम सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका काम है शैक्षणिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी जो भी मुद्दे हैं, सांस्कृतिक संबंधी जो भी मुद्दे हैं, आर्थिक या सामाजिक संबंधी जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पे विचार विमर्श करना किसका काम है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का। चौथे अंग की हम बात करें, चौथा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे हैं, या 2 देशों के बीच में आपसी कोई संघर्ष चल रहा है या कोई किसी चीज़ को लेकर विवाद है, तो उस विवाद पे सुनवाई करने का काम जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करेगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम मुख्यालय की बात करें, यानी कि कहाँ पे स्थित है, तो ये है हेग। हेग है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड के हेग नामक शहर में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। उसके बाद हम 5वें अंग की बात करते हैं। 5वां अंग है सचिवालय। देखो, सचिवालय एक तरीके से प्रशासनिक अंग माना जाता है, मतलब कि यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कामकाज जो होता है वो सचिवालय के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। आपको पता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का जो इस समय महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। तो जो महासचिव है उनका भी चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है।
और महासचिव का जो चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो महासचिव का जो चुनाव है कहीं ना कहीं जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है उसके परामर्श पे या उनके सिफारिश पे एक तरीके से जो आम सभा के जो सदस्य है वो महासचिव का चुनाव करते हैं। इसके बाद हम इसके छठे अंक की बात करते हैं। छठा अंक है न्यासिता परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करें तो देखिए ये एक तरीके से क्या था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे जो देश थी वो बर्बाद हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। तो उनके एक तरीके से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए न्यासिता परिषद का गठन किया गया था और इसमें 11 देशों को शामिल किया गया था। जितने भी देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे, उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, उनके लिए बनाया गया था, उनके विकास के लिए कहीं ना कहीं ऐसा हम कह सकते हैं, उनके सहायता के लिए, उनके सपोर्ट के लिए बनाया गया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन 1994 आते आते तक क्या है कि इसको खत्म कर दिया गया क्योंकि अब इसके पास कुछ काम ही नहीं बचा है, क्योंकि जितने भी देश थे वो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास तो कर लिया है। अब कोई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मतलब उतनी कमजोर नहीं है कि इसकी जरूरत पड़े। तो इसलिए 1994 आप डेट दे सकते हैं, गूगल कर सकते हैं आप, 1994 ही बता रखा है। तो 1994 आते आते तक इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया क्योंकि इसके पास और कोई काम अब मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग के बारे में था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी अंगों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ आपको दिमाग से वो बिल्कुल स्किप करी या समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, तो आप इस वीडियो को दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं और एक एक चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी पीछे की वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिए और आगे अगली वीडियो बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि अब वीडियोस मैं बहुत तेजी में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। रोज एक वीडियो मैं करता हूँ, वो चाहे हिस्ट्री का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो, रोज कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो ना यार, इसका इंतजार कर रहे हो। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आने वाले, पतंग उड़ाऊंगा मैं।